आप लोगों के सामने पिछला हमने क्लास में लिया था संविधान का निर्माण, और उस संविधान के निर्माण का क्लास एक तरीके से एंड हमने कर दिया है, संविधान बना करके तैयार कर दिया। अब उसके बाद जो आपका अगला संविधान का हेडिंग आती है वो है आपका संविधान की समितियां, संविधान सभा की समितियां। अब इसमें हुआ ये था कि आपका जो भी संविधान सभा का गठन किया गया था उस संविधान सभा के द्वारा अनेक समितियों का गठन किया गया। एक क्वेश्चन इसमें हमने देखा था 2017 वाले पेपर में कि एसआई के पेपर में ये पूछ दिया था कि संविधान सभा के द्वारा कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था। ये 2017 एसआई के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो उसमें कुल समितियों की जो गठन की गई थी वो उनकी कुल संख्या 13 थी, और उस 13 में आपके सामने कुछ प्रमुख समितियों का अध्यक्ष और उन समितियों का नाम दिया गया है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यही बनता है कि किसी भी समिति का नाम उठा करके पूछ देगा और उस समिति का अध्यक्ष कौन हुआ। तो आप लोगों के सामने लगभग कुछ प्रमुख समितियों का हमने नाम लिख दिया और उसके बाद से उनके अध्यक्ष का नाम लिखा हुआ है। अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर इसका नोट्स वगैरह चाहिए तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है और उसके बाद से इसको पढ़ सकता है। अब जैसे कि संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन हुआ था, तो वो हुए थे आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ का मतलब क्या होता है? संघ का मतलब ये होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रारूप क्या होगा, किस तरीके से काम करेगी। तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट से संबंधित जो भी कार्य संपादित किया गया वो किसके द्वारा किया गया? संघ संविधान समिति के द्वारा किया गया। प्रांतों की शासन व्यवस्था कैसे होगी, इसके लिए प्रांतीय संविधान समिति का गठन किया गया और इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन था? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। मतलब मूल अधिकार भारतीयों को कितने प्राप्त होंगे, कौन कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्राप्त होंगे, कौन से मूल अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त होंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आपका मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट वाले चैप्टर में। और उस मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यक समिति का अध्यक्ष कौन हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संचालन समिति और तदर्थ झंडा समिति, संचालन समिति और तदर्थ झंडा समिति का अध्यक्ष कौन हुआ था? तो वो हुए थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब तदर्थ समिति के भी अध्यक्ष थे और संचालन समिति के भी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसको हमने पिछले क्लास में बताया था कि इसी प्रारूप समिति को पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति या इंग्लिश में इसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति या मसौदा समिति के जो अध्यक्ष हुए वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कार्य संचालन समिति का अध्यक्ष कौन हुआ? वो थे आपके डॉक्टर के.एम. मुंशी। सलाहकार समिति बी.एन. राव, जिसका कि हमने संविधान के निर्माण में ही बताया था कि आपका 11 दिसंबर 1946 को जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई तो उसी दूसरी बैठक में आपके संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो वो थे आपके बी.एन. राव। और नीति निदेशक समिति का अध्यक्ष कौन था? तेज बहादुर सप्रू। और इस नीति निदेशक का वर्णन संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णन किया गया। अब इस तरीके से संविधान सभा की ये समितियां हो गई। अब संविधान के स्रोत, मतलब संविधान में किन किन चीज़ों को कहाँ कहाँ से उठा करके शामिल किया गया है उसको हम बताते हैं आपको। इसके पहले हम लोग पढ़े थे संविधान सभा की समितियां, अब हम लोग देखने जा रहे हैं संविधान के स्रोत। अब उसमें यह है कि आपका जैसे भारतीय संविधान बन करके तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, तो इसके पहले कई देशों के संविधान का निर्माण हो चुका था। अब उस देश के संविधान में जो जो चीज़ें अच्छी लगी उसको उठा करके संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में क्या कर लिया? शामिल कर लिया। अब इसमें जिन जिन देशों से जो जो चीज़ें ली गई हैं उसका आपके सामने नोट्स के रूप में लिखा हुआ है। अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। जैसे कि ब्रिटेन के संविधान से, तो ब्रिटेन के संविधान से कौन सी व्यवस्था ली गई? तो
संसदीय शासन व्यवस्था, मतलब ब्रिटेन के संविधान में संसद के संबंध में प्रावधान था, तो भारतीयों ने भी ये सोचा कि भारत में भी एक संसद होनी चाहिए और इस संसद के कितने सदन होने चाहिए, 2 सदन। चूँकि ब्रिटेन के संसद में भी 2 सदन का प्रावधान है जिसे हाउस ऑफ पीपुल्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स के नाम से जाना जाता है, तो उसी तरीके से भारतीयों द्वारा भी भारत में संसदीय शासन प्रणाली लागू की गई। उसके बाद से ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ जिसे इंग्लिश में कहेंगे, एकल नागरिकता, मतलब वहाँ का कोई भी नागरिक दोहरी नागरिकता नहीं ग्रहण कर सकता। उसी तरीके से भारतीय संविधान सभा द्वारा भी भारतीयों के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान प्रस्तुत किया। उसके बाद से विधि के समक्ष समानता, थोड़ा सा एक ध्यान दीजिएगा, इस पे अक्सर क्वेश्चन आता है कि विधि के समक्ष समानता और विधियों के समक्ष समान संरक्षण, ठीक, विधियों के समक्ष समान संरक्षण, तो ये दोनों शब्दों का अक्सर पूछ देता है कि किन देशों के संविधान से लिया गया है। तो यहाँ पर आपका विधि के समक्ष समानता शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है, तो वो ब्रिटेन के संविधान से, और विधियों के समक्ष समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। और इन दोनों शब्दों का प्रयोग यूएन चार्टर के आर्टिकल 7 में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो इस तरीके से विधि के समक्ष समानता ब्रिटेन के संविधान से और विधियों के समक्ष समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। उसके बाद से आ जाते हैं दूसरा, जो देश से जो अमेरिका के संविधान से जो चीज़ें ली गई, उसमें आपका पहला हो गया मूल अधिकार। अब मूल अधिकार जब लिए गए तो भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकारों की संख्या 7 निर्धारित की गई, जबकि अमेरिका के संविधान के कुल अनुच्छेदों की, मतलब अमेरिका में कुल अनुच्छेदों की संख्या ही कितनी है, 7 है। तो इस तरीके से आप ये मत समझिएगा उन देशों के संविधान से केवल चैप्टर को लिया गया, सब्जेक्ट को लिया गया, और भारतीयों के अनुसार या संविधान सभा के अनुसार उन चीज़ों पे व्याख्या प्रस्तुत की गई। मूल अधिकार हो गया, न्यायिक पुनर्विलोकन हो गया, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, उसके बाद से राष्ट्रपति पर महाभियोग, और ये भी आपका किस देश के संविधान से लिया गया, अमेरिका के संविधान से। अब जैसे कि राष्ट्रपति का महाभियोग है, तो राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में प्रावधान किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल 61 में दिया गया है। और इसी आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति को 5 वर्ष के पूर्व पद से हटाया जा सकता है, और उस हटाने के प्रस्ताव को या प्रक्रिया को महाभियोग या इम्पीचमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं, उनको भी पद से हटाए जाने की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है। आगे आ जाइए आपका आयरलैंड के संविधान से, और इस आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं, और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली ली गई है। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन लिया गया है, जैसे कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति जो है वो 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, और वो ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करेगा जो साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में विशेष योगदान रखते हों। तो इस तरीके से आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली तथा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। उसके बाद से कनाडा के संविधान से आपका संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति और अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास। कुछ लोगों को ये अवशिष्ट क्लियर नहीं हो रहा होगा कि व्हाट इज़ द अवशिष्ट शक्तियां, मतलब अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान में जब हम लोग देखेंगे तो इस ऑस्ट्रेलिया के संविधान में एक शब्द आया है कि केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन, मतलब केंद्र सरकार के पास कौन सी शक्ति होगी, राज्य सरकार के पास कौन सी शक्ति होगी। तो इन शक्तियों का केंद्र और राज्य के मध्य क्या कर दिया गया, विभाजन कर दिया गया है। और इसी केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के विभाजन के संबंध में संविधान के 7वीं अनुसूची में इसके संबंध में उल्लेख किया गया, और इसके संबंध में 3 सूचियों का निर्माण किया गया है, जिसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के नाम से जाना जाता है।
जब ये अनुसूची चलेगा तो उसमें और डिटेल बताएंगे कि इसमें कुछ विषय दिए गए हैं, संघ सूची में कुछ विषय दिए गए हैं, राज्य सूची में कुछ विषय दिए गए हैं, समवर्ती में कुछ विषय दिए गए हैं। इस पर रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं कि संघ सूची में कुल कितने विषय हैं, या राज्य में कुल कितने विषय हैं, या समवर्ती में कुल कितने विषय हैं। तो जो भी विषय बच गए संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अलावा जो भी विषय बच गए उसे क्या कहा जाता है? अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय। और जो भी अवशिष्ट का मतलब हो गया बचा खुचा, तो जो भी बचे खुचे विषय हैं उन पर शक्ति किसको दे दी गई है? केंद्र सरकार को दे दी गई है। ठीक। अब उसके बाद से सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री शक्तियां, मतलब सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है। इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये आपका आर्टिकल हो जाता है अनुच्छेद 143, और इसी 143 में आपका सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शदात्री शक्तियों के संबंध में उल्लेख किया गया है। अब आ जाइए ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अभी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची हमने बताया यहीं पर कि केंद्र और राज्य के मध्य जब शक्तियों का विभाजन किया गया तो उसमें 3 सूचियों का निर्माण किया गया, और उसी सूची में एक सूची समवर्ती सूची भी कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई। उसके अलावा व्यापार, वाणिज्य एवं समागम की स्वतंत्रता, प्रस्तावना की जो भाषा है वो भी आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण की गई है। जर्मनी के संविधान से आपातकाल के दौरान एफआर का स्थगन, एफआर यानी कि फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का स्थगन। कभी कभार एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कि वीमर संविधान या वाइमर संविधान किसे कहा जाता है? वीमर या फिर वाइमर संविधान किसे कहा जाता है? तो वीमर या वाइमर का संविधान किस देश को माना जाता है? तो वो माना जाता है आपका जर्मनी के संविधान को। और इसी जर्मनी के संविधान से आपका आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के स्थगन का प्रावधान लिया गया। मतलब जब इमरजेंसी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रपति को कुछ इमरजेंसी पावर्स दिए गए हैं, और वो इमरजेंसी पावर्स जो है आपका संविधान के भाग 18 के अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य दिया गया है। अब जब राष्ट्रपति इमरजेंसी पावर्स का प्रयोग करता है तो उस कंडीशन में हमारे मूल अधिकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसी के संबंध का प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। उसके बाद से जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। उसके बाद से आपका सोवियत संघ रूस के संविधान से मूल कर्तव्य लिया गया है, और इस मूल कर्तव्य की चर्चा संविधान के भाग 4 क में की गई है। और ये जब मूल कर्तव्य आपका मूल संविधान में शामिल नहीं था, बाद में 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया, और इसी 1976 संशोधन के तहत संविधान के भाग 4 क में मूल अधिकार को मूल कर्तव्य को स्थापित किया गया। और ये मूल कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो सोवियत संघ रूस के संविधान से। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपका संशोधन प्रक्रिया ली गई है, और ये संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है, जिसका उल्लेख संविधान के किस आर्टिकल में मिलता है? तो 368 के तहत आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। फ्रांस के संविधान से आपका गणतंत्रात्मक व्यवस्था ली गई है, और प्रस्तावना में न्याय शब्द को लिया गया है, और इसी न्याय के अंतर्गत आपके 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। एक आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो प्रस्तावना में जो न्याय शब्द लिया गया है और 3 प्रकार के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इस तरीके से आपका संविधान के स्रोत में भिन्न भिन्न देशों से भिन्न भिन्न चीज़ें ली गई, और संविधान सभा के द्वारा लगभग 60 देशों के संविधान का स्टडी या अवलोकन किया गया, और 60 देशों के संविधान के अवलोकन करने के पश्चात ये सारी चीज़ें उठा करके भारतीय संविधान में शामिल कर लिया गया। एक क्वेश्चन ये पूछता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका है? तो इसको हमने आपका जो शुरुआत में क्लास लिया था उसमें हमने बताया था, भारत शासन अधिनियम 1935। अंग्रेज़ों ने भारत आज़ाद होने के पहले अंग्रेज़ों द्वारा जो बनाया गया अधिनियम था वो भारत शासन अधिनियम 1935 था, और इसी भारत शासन अधिनियम 1935 के लगभग 250 अनुच्छेद
भारतीय संविधान में उठा करके शामिल कर लिए गए। तो इस तरीके से ये कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का है और इस अधिनियम से लगभग 250 अनुच्छेद भारतीय संविधान में शामिल कर लिए गए। इसी कारण से चूंकि भिन्न भिन्न देशों से आप देख रहे हैं कि संविधान में चीज़ें शामिल की गई हैं, उसके बाद से आपका 1935 अधिनियम से संविधान में उठा करके शामिल किया गया। इसी कारण से भारतीय संविधान को उधार का थैला भी कहा जाता है, बैगेज ऑफ बारो। तो चूंकि भिन्न भिन्न जगहों से लिया गया, इस कारण से कई संविधान वेत्ता कह सकते हैं, उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया कि भारतीय संविधान एक उधार का थैला है। इसके पहले आप लोगों ने संविधान सभा की समितियां और संविधान के स्रोत के बारे में आप लोगों ने पढ़ा। अब अगला जो हेडिंग है वो है आपका संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका, और इसी संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका को आपका इंग्लिश में प्रीएम्बल के नाम से जाना जाता है। अब सबसे पहले अगर पूछा जाए कि सबसे पहले किस देश के संविधान में प्रस्तावना को शामिल किया गया, तो सबसे पहले जो आपका लिखित संविधान के रूप में बना था वो था अमेरिका का संविधान, और उसी अमेरिकी संविधान में सर्वप्रथम प्रस्तावना को शामिल किया गया। कोई भी देश की प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का परिचय अथवा भूमिका होती है। जिस तरीके से एन पालकीवाला ने, एक बहुत बड़े एडवोकेट थे, और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि किसी भी देश की संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका उस संविधान का परिचय पत्र होती है। तो इस तरीके से जो हमारी प्रस्तावना होती है किसी भी देश के संविधान की, उस प्रस्तावना को पढ़ लेने के पश्चात ये ज्ञात हो जाता है या ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस देश के संविधान में किन किन चीज़ों का वर्णन किया गया है। अब जैसे कि मूल रूप से अगर कहा जाए तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना की जो विषय वस्तु है वो आपका हम भारत के लोग, जो स्टार्टिंग होता है वो कहाँ से होता है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यहाँ के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता तथा प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता प्रदान करने के लिए व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने के लिए, बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपने इस संविधान सभा द्वारा आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। तो ये आपका मुश्किल से 8-10 लाइन का मूल प्रस्तावना है, और इसी प्रस्तावना को पढ़ने से हमें ये ज्ञात हो जाता है कि भारतीय संविधान में किन किन चीज़ों का वर्णन प्राप्त होता है। इसी प्रस्तावना को हम पॉइंट वाइज आपके सामने लिखे हुए हैं। अब ये जो प्रस्तावना थी, इस प्रस्तावना का मूल आधार कौन था, तो इस प्रस्तावना का मूल आधार, जैसे कि संविधान में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन या संविधान का जो निर्माण था, वो संविधान के निर्माण के इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि निर्माण में 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने क्या प्रस्तुत किया था, उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कब किया गया, तो 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा इस उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। अब जो हमारी प्रस्तावना संविधान के संबंध में प्रमुख निर्धारण करती है वो है भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व गणराज्य है। ठीक, मतलब भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है। गणराज्य के या गणतंत्रात्मक का मतलब क्या होता है, तो गणतंत्रात्मक का मतलब ये होता है कि यहाँ का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है, निर्वाचित किया जाता है। तो गणतंत्रात्मक का मतलब ये हो गया कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष जो है वो क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। उसके बाद से संप्रभुता संपन्न भी इसमें शब्द आता है, संप्रभुता कह लीजिए।
तो संप्रभुता से तात्पर्य यह होता है कि भारत जो है वो किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है, बल्कि अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। तो संप्रभुता की परिभाषा ये कह सकते हैं कि भारत किसी अन्य देश पर निर्भर नहीं है और वो अपने मामलों का निस्तारण करने के लिए स्वतंत्र है। उसके बाद से तीसरा जो निर्धारण प्रस्तावना में किया गया है, एक पंथ निरपेक्ष राज्य। मतलब पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, और ये जो था ये प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द शामिल नहीं था, मूल रूप से ये शामिल नहीं था। बाद में अभी इसके बारे में मैं बताऊंगा कि ये बाद में किस तरीके से जोड़ा गया। तो इस तरीके से हमारा संविधान जो है एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष राज्य के रूप में संबोधित भारत को करता है। अब संविधान जो है हमारे कुछ लक्ष्यों को प्रदान करता है, जिसमें कि 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, और ये 3 प्रकार के न्याय किस देश के संविधान से लिया गया है, वो स्रोत में हमने बताया था कि फ्रांस के संविधान से प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल किए गए, और वो हैं आपका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय। इस पर क्वेश्चन आया भी है कि प्रस्तावना में कुल कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के, और वो है आपका सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। उसके बाद से प्रस्तावना जो है हमारे कुछ स्वतंत्रताओं को संबोधित करती है, जिसमें आपका विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता हमें प्रदान किया जाता है। और समानता में भी कितने प्रकार की समानता को प्रदान करता है, तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समानता हमें प्रदान करता है। अब आ जाते हैं कि प्रस्तावना को लेकर के काफ़ी विवाद उत्पन्न हुआ, और इस प्रस्तावना का सर्वोच्च न्यायालय से क्या संबंध है। तो इसके संबंध में पहला केस जो हुआ था वो मदन गोपाल का केस हुआ था, और मदन गोपाल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इस वजह से इसे न्यायालय में प्रवर्तित या लागू नहीं कराया जा सकता। दूसरा जो केस आया वो था आपका गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, और ये किस ईयर का केस है, तो ये आपका 1967 का केस है, ठीक। और ये जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य का केस है वो 1967 में, और गोलकनाथ एक पंजाब के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे। पहले इसके तथ्य को जान लीजिए कि गोलकनाथ जो थे वो पंजाब के बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे, जमींदार थे, और इनके पास 500 एकड़ के लगभग ज़मीन थी। और स्टेट गवर्नमेंट ने किया क्या कि पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, पंजाब लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, और इसी एक्ट के तहत गोलकनाथ के अधिकांशतः ज़मीन पर क्या कर लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया। तो इस तरीके से गोलकनाथ इस पॉइंट को लेकर के कहाँ चले गए, तो वो चले गए आपके सुप्रीम कोर्ट। और जब सुप्रीम कोर्ट में गए तो इस केस में कुल कितने न्यायाधीशों का पीठ गठित किया गया, तो 11 न्यायाधीश। इस वाद के निस्तारण के लिए कितने न्यायाधीशों का पैनल गठित किया गया, 11 न्यायाधीश। और इस 11 न्यायाधीश में आपका 6 संबंधे 5, इस 11 न्यायाधीश में 6 संबंधे 5 के बहुमत से सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि संशोधन भी एक कानून है, लेकिन अनुसूची 9 में संशोधन किए बिना, अनुसूची 9 में संशोधन किए बिना, या ये कह सकते हैं कि अनुसूची 9 में जो संशोधन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। और यहाँ पर लैंड रिफॉर्म एक्ट जो लाया गया वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया। इस वजह से ये क्या है, असंवैधानिक है, क्योंकि 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार संबंधी कानून का उल्लेख किया गया है, और उस कानून पर अधिकार किसको दिया गया है, तो केंद्र सरकार को। तो राज्य सरकार ने जो भी इनके लैंड को एक्वायर किया वो एक तरीके से असंवैधानिक है या उल्लंघन करती है, और ये मूलभूत ढांचे को भी क्या करती है, प्रभावित, मूलभूत ढांचे को भी ये क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट प्रभावित कर रही है। और इसी में ये भी कह दिया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तीसरा केस फिर आया केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट, और ये किस ईयर का केस है, 1973 का। इस पर अभी कुछ दिन पहले एनटीपीसी में क्वेश्चन पूछा था कि केशवानंद भारती किस मठ के मठाधीश थे,
तो केशवानंद भारती जो थे वो मठ के मठाधीश थे इडनीर मठ, इडनीर मठ। और ये इडनीर मठ कहाँ स्थित था? तो केरल राज्य में स्थित था। और इसी इडनीर मठ के मठाधीश कौन थे? केशवानंद भारती। और जब केशवानंद भारती इस मठ के मठाधीश थे तो इनके द्वारा इनके मठ को क्या किया गया? इनके मठ को भी स्टेट गवर्नमेंट ने क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया, कब्जा कर लिया। जब इनके मठ को एक्वायर या कब्जा कर लिया गया इनके ज़मीन को, तब इन्होंने कहा कि यह जो है आपका हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का क्या करता है? उल्लंघन करता है। और ये जब केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट में गए और ये धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन के साथ साथ प्रस्तावना को लेकर के भी इसमें विवाद उत्पन्न हुआ था, तब जाकर के आपका इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कुल 13 न्यायाधीशों का पैनल गठित किया। और जब 13 न्यायाधीशों का पैनल गठित किया तो उस 13 न्यायाधीशों के पैनल में 7 संबंधी 6 के बहुमत से निर्णय आया। और वो निर्णय क्या आया? वो डिसीजन 24 अप्रैल 1973 को फ्लैश आउट हुआ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का भाग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इतना संशोधन नहीं किया जा सकता जो इसके मूलभूत ढांचे को प्रभावित करे। अब जब इस प्रकार का डिसीजन आ गया तब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया। और इस 76 संशोधन के तहत प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता। तो इस तरीके से प्रस्तावना में अब तक कुल 1 बार संशोधन किया जा चुका है। और वो किस केस के तहत किया गया? केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट। इस पे ये जो न्यायाधीशों का पैनल है, ये अब तक सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अब तक न्यायाधीशों का सबसे बड़ा पैनल गठित किए जाने वाला वाद है। केशवानंद भारती में कुल न्यायाधीशों की संख्या 13 थी, जबकि गोलकनाथ में आपका न्यायाधीशों की संख्या 11। जो ये केशवानंद भारती का केस था, इसमें मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे आपके SN सीकरी। इसके अलावा और भी न्यायाधीश शामिल थे, जैसे SK डे, KS हेगड़े, AK मुखरेजा, HR खन्ना, JM सेलेट, AN ग्रोवर, AN रे, HM बेग, चंद्रचूड़। तो इस तरीके से कुल कितने न्यायाधीश इसमें शामिल थे? 13। और उस 13 न्यायाधीशों में 7 लोगों ने ये बहुमत के आधार पर निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी किया जा सकता है, लेकिन इतना संशोधन नहीं किया जा सकता जो इसके मूलभूत ढांचे को प्रभावित करता है। अब मूलभूत ढांचा किसे कहेंगे? तो संविधान में ही मूलभूत ढांचे के संबंध में कहा गया है कि प्रस्तावना, विधि का शासन, संप्रभुता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, संघ और राज्य के मध्य शक्ति विभाजन, ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे के अंतर्गत शामिल किया था। तो इस तरीके से आपका ये केशवानंद भारती का केस हुआ। और इसी के बाद से प्रस्तावना में मात्र 1 बार संशोधन हुआ, और वो संशोधन आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया। तो इस तरीके से ये आपका संविधान की प्रस्तावना के बारे में डिटेल जानकारी हो गई। तो प्रस्तावना हम लोगों ने देख लिया। आज के लिए बस इतना ही। अब इसके बाद जो हम लोग शुरू करेंगे वो है आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। अब जा कर के हमारे संविधान के पार्ट स्टार्ट होंगे, जिसमें हम लोग सबसे पहला पार्ट के रूप में जो पढ़ेंगे वो है आपका संघ एवं राज्य क्षेत्र। और ये संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 से 4 तक में दिया गया है। और इस 1 से 4 के बारे में हम लोग अगले क्लास के लिए आप लोग तैयार रहिए, और अगले क्लास में संविधान का भाग 1 लेकर के मैं जल्द ही आप लोगों के सामने उपस्थित होऊंगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।